हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 6 मई 2023 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ आप करंट अफेयर का स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसी के अंदर ये पीडीएफ डेली के डेली अपलोड होते हैं। आप इसे डाउनलोड करना मत भूला करिए। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो उसे 5 स्टार रेटिंग देना ना मत भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डेली आपको प्रीमियम फ्री कंटेंट तो देता ही देता है। साथ में इतना ही नहीं, हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि सबसे कम फीस में आप तक रिकॉर्डेड बैचेस और लाइव बैचेस पहुंचाए जाए। तो इस वजह से 5 स्टार रेटिंग तो बनती है एग्जाम इंजन के लिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे साइंस का एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें मेरा सवाल ये था कि जो प्याज होता है इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अनियन में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी एसएससी में पूछा जा चुका है कि प्याज और लहसुन में जो गंध आती है, जो कि दूर तक से आपको समझ आ जाती है, वो गंध किस वजह से होती है। तो प्याज और लहसुन की जो महक होती है वो भी सल्फर की ही वजह से होती है। वो जो आपको महक आती है वो उसमें मौजूद सल्फर की वजह से होती है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में। अमीनो एसिड अंडे में पाया जाता है। और मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है और साथ में बनाना में पाया जाता है। और इसके अलावा मैंगो में भी पाया जाता है। तो इन तीनों में प्रचुर मात्रा में मैलिक एसिड पाया जाता है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम से जुड़ना मेरे मत भूलिए। मेरी इंस्टाग्राम वरुण_अवस्थी_07। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में CMIE, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, इनके द्वारा यह बताया गया है कि अप्रैल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो इस एजेंसी के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि अप्रैल के महीने में भारत में बेरोजगारी की दर 8.11% थी। ये पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा थी। कंपेयर करें अप्रैल से मार्च को, तो मार्च के महीने में 7.8% थी। उससे बढ़कर अप्रैल में 8.1% डायरेक्ट ये हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश के साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई पैक्ट साइन किए हैं। तो भारत सरकार ने इसराइल के साथ ये पैक्ट साइन किए हैं। और इसराइल के साथ मिलकर भारत सरकार डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, एनवायरनमेंट, माइनिंग, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एरोस्पेस, इन सभी के ऊपर हम इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। मतलब इसका सीधा सा ये है कि आने वाले समय में चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एनवायरनमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एरोस्पेस हो, हर एक क्षेत्र में इसराइल और भारत एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था। इस ग्रुप का नाम है I2U2। अब यहाँ पर I2U2 का मतलब क्या है? I2 का मतलब है आई फॉर इंडिया और दूसरा आई है इजराइल। अब यहाँ पर U2 का मतलब है, एक यू का मतलब है यूएस और दूसरे यू का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो टोटल ये 4 देश हैं जिन्होंने मिलकर I2U2 नाम का ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप के 2 उद्देश्य हैं, पहला पीस एंड सिक्योरिटी और दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना। तो I2U2 के अंतर्गत भारत और इसराइल आप देख ही रहे हो, उसके बाद कई सारे पैक्ट्स को लेकर एक साथ आए हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है यूएई और यूएसए भी इसको ज्वाइन करें। इसराइल की अगर बात करें तो इस टाइम पे इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू है। अभी ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं और बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक सर्व करने वाले इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं। और इसराइल में राष्ट्रपति हैं इशाक हेर्जोग। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और ब्रिटेन में ऋषि सुनाक की सरकार है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। और फ्रांस में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो भारती एयरटेल है, इन्होंने अभी हाल ही में टेली कम्युनिकेशन कंपनी, ये कौन सी देश की है जिसके साथ एक मर्जर पैक्ट पर साइन किया है? तो दरअसल ये श्रीलंका की एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायलॉग एक्सेटा। यहां पर मैं लिख देता हूं, डायलॉग एक्सियाटा। ठीक है। अब ये जो डायलॉग एक्सियाटा नाम की कंपनी है, इसके साथ पैक्ट साइन किया है भारतीय एयरटेल ने। और श्रीलंका में सबसे बड़ा नेटवर्क इन्हीं का है और ये मिल गए हैं भारतीय एयरटेल से। इसका मतलब ये है कि अब श्रीलंका के अंदर एयरटेल का बोलबाला होगा।
एयरटेल सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर श्रीलंका के अंदर होल्ड करेगा। इसका सीधा फायदा एयरटेल को भी मिलेगा और भारत को भी मिलेगा। मतलब कहने का ये कि श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा फोन यूज करने वाले या नेटवर्क यूज करने वाले जो ग्राहक होंगे वो एयरटेल के होंगे। और एयरटेल कंपनी काफी पुरानी है। इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके सीईओ है गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। अभी कुछ टाइम पहले ही गोपाल विट्ठल को अगले 5 साल के लिए सीईओ के रूप में एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है। और एयरटेल के जो चेयरपर्सन है इस टाइम पे, ये हैं सुनील भारती मित्तल। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की दो कैपिटल हैं। एक तो जयवर्धने कोट्टे और दूसरी कोलंबो। और श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। पिछले ही साल अभी इनको अपॉइंट किया गया है, वहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसकी वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रेनिल विक्रमसिंघे। मालदीव्स की कैपिटल है माले, भूटान की कैपिटल थिम्पू और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत करी है? तो ये है वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विवाद से विश्वास योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। अब इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि कोविड पेंडेमिक के अंतर्गत ऐसे एमएसएमईज जिन्होंने लोन लिया है तो उनको लोन में रिबेट दिया जाएगा। मतलब उनका जो लोन है वो माफ किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे पर्टिकुलर एमएसएमईज जिन्होंने बिड सिक्योरिटी करी थी, मतलब कहने का कि बिडिंग करी थी। बिडिंग का मतलब समझते हैं ना? जैसे कि जब टेंडर लॉन्च किया जाता है तो लोग उसमें बिडिंग करते हैं, नीलामी बोली लगाते हैं। तो बिडिंग में जिन लोगों को घाटा हुआ उनका भी पैसा सरकार रिफंड करेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रिस्क परचेज का भी जो पैसा है, तो अल्टीमेटली देखा जाए कि कोविड के दौरान उस पेंडेमिक में जो कि नए लघु उद्योग करने वाले लोग थे और जिनको किसी भी तरीके से घाटा हुआ या उनका व्यापार नहीं चल पाया है, तो उनको हर तरीके से इस योजना के अंतर्गत रिबेट दिया जाएगा। ये है इसका मेन उद्देश्य। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं आईआईएफटी। फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो आईआईएफटी ने अभी हाल ही में 3 मई को अपना 60वां स्थापना दिवस डायमंड जुबली के रूप में मनाया है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो आईआईएफटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और यहीं पर इन्होंने अपनी डायमंड जुबली अभी हाल ही में मनाई है। आपको पता है डायमंड जुबली कब मनाई जाती है? वैसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 25 साल किसी संस्था को हो जाते हैं, 25 ईयर, तो उसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। जब 50 साल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं गोल्डन जुबली। और जब 60 साल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है डायमंड जुबली। इसका कंसेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50 के बाद सीधे 100 पे जाकर डायमंड जुबली होगी, ऐसा नहीं है। 25, 50 और 60 ऐसा माना जाता है इसमें। आईआईएफटी की स्थापना 1963 में करी गई थी और ये भारत के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस स्कूल है जहां पर आपको बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो भारत के सबसे अव्वल दर्जे के बिजनेस स्कूल्स में से एक आईआईएफटी ने अपनी डायमंड जुबली अभी हाल ही में मनाई है। अभी हाल ही में 2 दिवसीय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एससीओ की शुरुआत कौन से राज्य में करी गई? एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी 2 दिवसीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, ये अभी कौन से राज्य में आयोजित करी गई? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। गोवा की कैपिटल पणजी में किया गया। और ये मीटिंग 4 से लेकर 5 मई तक चली है। जाहिर सी बात है भारत की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। और एससीओ की अगर बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग। और इस ग्रुप की स्थापना साल 2001 में करी गई थी, लेकिन भारत ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया है। और एससीओ के जो मेन मेंबर्स हैं, जैसे कि चाइना हो गया, कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एससीओ के ही मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो पेना, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सेंटियागो पेना अब नए राष्ट्रपति हैं पैराग्वे के। और टोटल अगर देखा जाए तो इनको 42% वोट मिले हैं। और इनके अगेंस्ट जो खड़े थे, इनका नाम है एफ्रेन एलिग्री। यहां पर मैं लिखता हूं एफ्रेन एलिग्री। तो इनको वोट मिले हैं 28%। तो ये इनके अगेंस्ट खड़े थे, इनको हराकर सैंटियागो पेना अब राष्ट्रपति होंगे पैराग्वे के। पैराग्वे की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं असुन सियोन। यहां पर मैं लिखता हूं असुन सियोन।
ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर करेंसी जो चलती है इसको बोलते हैं गुआरिनी। क्या बोलते हैं? गुआरिनी। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। एक तो केप टाउन हो गई, दूसरी ब्लूम फाउंटेन, और तीसरी प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अजय बंगा जो हैं, इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये कौन सी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं? तो अजय बंगा जी सीईओ रह चुके हैं मास्टर कार्ड के। और क्योंकि मास्टर कार्ड दुनिया की बेस्ट फाइनेंशियल टेक कंपनीज में से एक है, तो वहाँ का जो इनका एक्सपीरियंस है वो अब वर्ल्ड बैंक में यूज किया जाएगा। और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से, या आप बोल सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से, एक और नाम जुड़ चुका है जिसके सबसे बड़े पद पर भारतीय अब होंगे। आज की डेट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट को संभाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आईएमएफ की बात करें तो वहाँ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। तो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं। और अजय बंगा अपना पदभार संभालेंगे 2 जून से। और अब ये जगह लेंगे डेविड मलपास की। किसकी? डेविड मलपास। डेविड मलपास पिछले कई समय से वर्ल्ड बैंक को संभाल रहे थे, तो अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। आपको पता है अजय बंगा का चयन वर्ल्ड बैंक के 25 मेंबर, जो कि 25 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा जो वोटिंग करी गई है उसके थ्रू हुआ है। 25 में से 24 ने इनके फेवर में वोट किया। अब एक मेंबर कौन है जिन्होंने वोट नहीं किया? रशिया ने वोटिंग करी ही नहीं, मतलब अगेंस्ट वोट नहीं किया, रशिया ने वोटिंग करी ही नहीं। और उसका सीधा कारण ये हो सकता है कि अजय बंगा का जो नाम है ये रिकमेंड किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन के द्वारा। तो फिलहाल एनी हाउ जो कुछ भी हो, अच्छे बहुमत से, मतलब एक दफा आप बोल सकते हो, केवल एक वोट को छोड़कर टोटल 24 वोट अजय बंगा को मिले। और अब ये पदभार संभालेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की सीएफओ अंशुला कांत हैं, ये भी भारतीय मूल की हैं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजेश खुल्लर। और वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे मेंबर कंट्रीज हैं 189। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 11वीं ये महिला कौन है जिन्होंने, भारतीय ऐसी 11वीं महिला कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इनका नाम है वंतिका अग्रवाल। इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर अपने नाम अभी हाल ही में कर लिया है। और इससे पहले आपको बता दूं, अभी हाल ही में फरवरी 2023 में इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में कोल माइनर्स डे कौन से दिन मनाया गया? तो यह दिवस 4 मई को मनाया गया था, 4 मई। और आपको पता है दुनिया की सबसे पहली कोल माइन कब बनाई गई थी? तो वो पहली कोल माइन जो है वो 1575 में बनी थी। और ये कहाँ पर थी? ये थी स्कॉटलैंड में। वेल आपको बता दूं, कोयले से चलने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने हैं, उन सब के लिए जर्मनी टारगेट लेकर चल रहा है। जर्मनी का कहना है ये 2038 तक अपने देश में कोयले से चलने वाली जितने भी कारखाने और फैक्ट्रियां हैं उन सबको बंद कर देंगे। और जर्मनी दुनिया का पहला अभी देश हाल ही में बन गया है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च करी हैं। टोटल एक साथ 14 ट्रेनें इन्होंने लॉन्च करी हैं जो कि हाइड्रोजन ऑपरेटेड है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कौन से दिन हाल ही में मनाया गया? यह दिवस भी 4 मई को ही मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के ऐसे फायर फाइटर्स जिन्होंने अपनी ड्यूटी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाते हुए अपने प्राण सेक्रीफाइस कर दिए, तो उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये दिवस, जो कि 4 मई को हर साल मनाया जाता है। और ये दिवस पहली बार 1999 में मनाया गया था। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रंजीत गुहा। अभी हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? इतिहासकार थे, राजनेता थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, या सोशल वर्कर थे? तो दरअसल ये भारत के बड़े इतिहासकारों में से एक राजीव गुहा हैं। और इससे पहले अगर बात करी जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं और वहां से ये 1988 में रिटायर हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफी बड़ी बड़ी जगहों पर इनका करियर रहा है। तो अब 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी?
कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप सभी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में मुझे फॉलो कर सकते हैं। आने वाले 2023 के एसएससी सीजीएल के लिए जो कि जुलाई के महीने में है, या फिर उसके आगे, इस साल तो पूरा कैलेंडर भरा ही हुआ है एसएससी के एग्जाम से। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप मेरा लाइव जीएस जीके का ये नया बैच फॉलो कर सकते हैं। इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस चल रही हैं। साइंस की क्लासेस लाइव चल रही हैं। साथ में यहाँ पर लाइव क्लासेस में वन लाइनर फॉर्म में भी आपकी ले रहा हूँ। इस बैच को अवेल करते ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सबकी क्लासेस आपको थियरी वाली रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। प्लस लाइव क्लासेस में आप इसमें हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते रहोगे। ये बैच आपका जुलाई के महीने तक चलेगा और तब तक हम आपको प्रैक्टिस इसमें करवाते रहेंगे। इसके अलावा एग्जाम इंजन में रिकॉर्डेड बैचेस आप अलग से ले सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। बहुत ही जल्द हम साइंस और ज्योग्राफी का भी रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर देंगे 2 से 3 दिन के अंदर। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।